हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नागार्जुन की कविता है सिंदूर तिलकित भाल। ये सिंदूर लगा हुआ किसी और सिंदूर और तिलक यानी बिंदी लगी हुई अपने प्रियतमा अपने पत्नी की याद में किस तरह से उन्होंने लिखा है इस कविता को कि व्यक्ति है वो एक सामाजिक प्राणी है। हम साहित्य में पहली बात यही कहते हैं, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। तो उन्होंने समाज, अपने जहाँ वो पैदा हुए उस जगह, उस प्रांत, उस जिला, उस राज्य, सबको याद करते हुए वहाँ की खुशबू, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का अन्न, वहाँ का दाय, सब याद करते हुए इस कविता में अपने आप को एक अलग, उन लोगों से अलग रखते हुए कि मैं वहाँ नहीं हूँ ऐसी जगह पर, तो मुझे बड़ा अफसोस है। और इसी बात को इन्होंने यहाँ पर कहा, क्योंकि अकेला चना है वो कहते भाड़ नहीं फोड़ सकता। वैसे ही व्यक्ति भी अकेला रह करके जीवन यापन नहीं कर सकता, उसे भी समाज और साथियों की ज़रूरत होती है। तो पढ़ते हैं हम। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। अब कवि यहाँ पर अपने आत्मीय जनों को लक्ष्य करके कहते हैं कि मुझे समय की दशा ने घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल। मुझे समय की इस दशा ने घोर ही निर्जन या एकाकी परिवेश में डाल दिया है। याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल, मैं नितांत अकेला पड़ गया हूँ या एकाकी हो गया हूँ। ऐसे में मुझे तुम्हारे सिंदूर तिलक से सुशोभित माथे का, मस्तक का स्मरण हो जाता है। कौन है व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज। अब यहाँ कवि कहता है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने सामाजिक पारिवारिक परिवेश से जुड़ा रहना चाहता है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको सामाजिक संबंध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन है व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, और कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। और समाज में सभी को एक दूसरे से काम पड़ता है, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको एक दूसरे से काम न पड़ता हो। चाहिए किसको नहीं सहयोग। कभी कहता है किसको समाज का सहयोग नहीं चाहिए और किसे समाज के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। चाहिए किसको नहीं सहवास, और किसको समाज के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, साथ की ज़रूरत नहीं है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी दुख भरी सांस को एकाकी ही छोड़ता रहे, अकेला ही घुटता रहे, अकेला ही अपने आप जीता रहे और एकांत जीवन जिए। इस कारण मैं भी तुम्हें हर समय अपने पास चाहता हूँ, आत्मीय प्रेम से पूरित रहना चाहता हूँ। यहाँ मानव से मानव समाज की बात करता है कवि, और किस तरह से मानव आजकल है वो विघटन, टूटन, घुटन, एकाकी में जीने को लाचार है, मजबूर है, उसका वर्णन करता है। यहाँ जनवादी चेतना एवं समाजवादी भावना का प्रकाशन करते हैं कवि यहाँ। अब आगे कहते हैं, वह हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध, यहाँ है प्रत्यक्ष अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी स्थान। तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। अब यहाँ कवि कहते हैं हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, कि मैं कोई हृदयहीन पत्थर नहीं हो गया हूँ या हृदयहीन पत्थर नहीं हूँ जिसको डाल दे कोई कहीं भी। कोमल भावनाओं से रहित इंसान नहीं हूँ। इस कारण मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि कोई मुझे कहीं भी कोमल और पत्थर के समान पाषाणहीन या शून्य या भावना शून्य समझ करके कहीं भी डाल दे। करेगा वह कभी कुछ न विरोध, और न कुछ विरोध करूँगा और न कुछ अनुरोध कर सकूँगा। वो पत्थर है, वो क्या तो विरोध करेगा और क्या अनुरोध करेगा कि मुझे यहाँ मत फेंको, या मुझे यहाँ क्यों फेंक रहे हो, या यहाँ मैं फेंकने लायक हूँ क्या। ऐसा अनुरोध और विरोध भी नहीं कर सकता। तो करेगा वह कभी कुछ न विरोध। पत्थर हो जाऊँगा, मैं पाषाण हो जाऊँगा, तो फिर मैं न तो विरोध कर पाऊँगा और न ही कुछ अनुरोध कर पाऊँगा। तो मैं कोई पत्थर नहीं हूँ, मेरे अंदर भी कोमल भावनाएँ हैं। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। मैं ऐसा हृदयहीन व्यक्ति भी नहीं हूँ कि जिसके हृदय में वेदनानुभूति नहीं हो, या जिसके हृदय में दुख तप्त गर्म लंबी सांस भी नहीं उठेगी। कि मैं ऐसा भी संवेदनाहीन व्यक्ति नहीं हूँ, हृदयहीन व्यक्ति नहीं हूँ
कि जिसके मन में कोई वेदना ही ना हो, किसी बात को, किसी घटना को देखकर वेदना ही ना जगे, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास, और फिर इस वेदना में उभर करके कोई लंबी सांस भी ना ले पाऊँ। मैं न साधारण सचेतन जंतु, मैं प्रत्येक बात की अनुभूति कर सकता हूँ, कवि यहाँ कहता है, क्योंकि मनुष्य हूँ तो, और उसे लेकर अपनी हाँ ना किंतु परंतु, मैं न साधारण, मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, और सचेतन जंतु, मैं भी सचेतन हूँ, सजीव प्राणी हूँ। मेरे हृदय में मानव के सभी भाव विद्यमान है। हाँ, यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु व्यक्त कर सकता हूँ, यानी मैं भी अपनी बात को रख सकता हूँ। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, मेरे हृदय में मानव के सभी भाव विद्यमान है, इस कारण हर्ष विषाद चिंता क्रोध के साथ ही सुख और दुख के, यहाँ है सुख दुख का अवबोध, सुख दुख के सारे ही वो कह लीजिए प्रत्यक्ष अनुमान की अनुभूति मेरे हृदय में हो जाती है, यानी मैं सुख और दुख को भी समान रूप से अनुभव करता हूँ। यहाँ है प्रत्यक्ष अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी स्थान, मेरे अवचेतन में प्रियजनों की स्मृति भी रहती है, तो कष्टदायी बातों को भूल जाने की क्षमता भी रहती है। तभी तो तुम याद आती प्राण, इस तरह की अनुभूति युक्त सहृदयता स्नेह आकांक्षा के कारण ही हे प्रिय मुझे तुम्हारी बार बार याद आती है। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, मैं कोई पत्थर का जैसा हृदयहीन या संवेदना रहित प्राणी नहीं हो गया हूँ। और आगे वो फिर कहते हैं, याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, स्मृति विहंगम की कमी थकने न देगी पाँख। याद आता मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, याद आती लीचियाँ वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और तालम खान, याद आते शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम, याद आते वेणु वन में नीलिमा के निलय अति अभिराम। अब वो याद कर रहे हैं अपने गांव को, अपनी स्मृतियों में, अपने पुरानी स्मृतियों को। तो वो कहते हैं याद आते स्वजन, कवि कहते हैं मुझे अपने प्रिय लोगों की याद आती रहती है, जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, उन प्रियजनों के स्नेह से अश्रु जलयुक्त आँखें सदा मेरी स्मृति को तरंगित करती रहती है, यानी उनकी मेरी और स्नेह से भरी हुई उनकी आँखें मुझे हमेशा ही याद आती रहती है। स्मृति विहंगम की कभी थकने न देगी पाँख, और उन इसी कारण मेरी स्मृति रूपी पक्षी को वे मधुर स्मृतियाँ कभी भी ये पंखों को थकने नहीं देती हैं, यानी उनकी जो ये ऐसी स्मृति मधुर स्मृतियाँ हैं, मधुर यादें हैं, वो मेरी स्मृतियों को, ये जो उनकी यादें हैं, यादें रूपी जो पंख हैं, वो कभी थकने नहीं देती हैं। याद आता मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, इसी भावुकता के कारण मुझे आज भी वह अपना तरौनी गांव याद आता रहता है। याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, अपने गांव में फलने वाली, याद आती लीचियाँ वे आम, और वे अपने गांव में के पेड़ों पर फलने फूलने वाली लीचियाँ और आम भी याद आते हैं। याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, मुझे अपने जन्म इस प्रदेश मिथिला के मनोरम भूभाग याद आ जाते हैं। याद आते धान, उन भूभागों की याद के साथ ही वहाँ पकने वाली धान की फसल। याद आते कमल, पोखरों में खिलने वाले कमल, कुमुदनी, कमलिनी और तालम खान याद आते हैं। याद आते शस्य श्यामल जनपदों के उस क्षेत्र, अपने ग्रामीण इलाके हरी भरी फसल वाले खेत भी याद आते हैं। रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम, वहाँ पर रूप गुण आदि के अनुसार ही उन लोगों के तथा स्थानों के नाम रखे गए हैं। याद आते वेणुवन में नीलिमा के निलय, और बहुत ही मनोरम सघन हरियाली के आवास, हरे भरे सघन कुंजों वाले बांस के वन हैं, वे सभी मुझे याद आते हैं। इस तरह अतीत के स्मृतियों में है कवि अपने आप को कहीं बैठा हुआ याद कर रहा है। आगे कहते हैं कवि, धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक, वे थे मेरे लिए पर्यंक। धन्य वे जिनकी उपज के भाग, अन्न पानी और भाजी साग, फूल फल और कंद मूल अनेक विध मधुमास। विपुल उनका ऋण सदा सकता न मैं दसमांस। ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय से आ रही आवाज़, धन्य वे जन्य वही धन्य समाज। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक, वे पारिवारिक अपने लोगों को याद करते हुए कहते हैं वे पारिवारिक जन धन्य हैं, जिनकी सुकोमल गोद बचपन में मेरे लिए पलंग बने थे, हुए थे मेरे लिए पर्यंक,
जो मेरे लिए पलंग बने थे। धन्य वे जिनकी उपज के भाग, वे परिजन धन्य है जिनकी खेती की उपज के भाग से अन्न पानी और भाजी साग, अन्न पानी साग भाजी, फूल फल और कंद मूल, फूल फल कंद मूल और अनेक विध मधुमांस और अनेक तरह के स्वादिष्ट भोजन एवं मांस आदि से मेरे शरीर को पौष्टिकता प्राप्त हुई। विपुल उनका ऋण सदा सकता न मैं दस मांस, मेरे जीवन का पालन पोषण हुआ। कवि कहते हैं कि आगे फिर उन सब प्रिय जनों का मेरे ऊपर इस निमित्त अत्यधिक ऋण है, मैं इस ऋण का 10वां हिस्सा भी नहीं चुका सकता हूँ। ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, अर्थात मैं फिर भी वो कहते हैं मेरे हृदय से सहज भाव में आवाज़ आ रही है कि मैं समीप नहीं हूँ उन लोगों के, फिर भी मेरे हृदय से फिर भी वे लोग धन्य हैं, मैं उनके समीप नहीं हूँ। और मेरे मन में बार बार ये आवाज़ आती है, ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय से आ रही आवाज़, धन्य वे जन वही धन्य समाज, कि वे लोग धन्य हैं। इतना अतिशय स्नेह देने वाला वह ग्राम्य समाज अथवा पारिवारिक लोग धन्य हैं, मैं उनके प्रति सदैव ही कृतज्ञ रहूँगा। आगे कवि कहते हैं, यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय, यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल, सुनोगी तुम तो उठोगी हूक, मैं रहूँगा सामने पर मूक, सांध्य नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुण आख्यान, सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित पाल। कितना सुंदर वर्णन है कि यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय। कभी कह रहे जहाँ मैं रह रहा हूँ, यद्यपि मैं अपने गांव अपने लोगों से बहुत दूर हूँ, पर मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ असहाय अर्थात अकेला नहीं हूँ। यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर सदा लोग रहते हैं, मेरे साथ में लोग हैं यहाँ पर भी, और मेरे साथ एक समुदाय है वहाँ, मेरे साथ जीने वाला, मेरे साथ मेरे गांव का एक समुदाय भी यहाँ पर भी है, किंतु जीवन भर फिर भी प्रवासी ही कहेंगे। लेकिन लोग सदा ही यही कहेंगे कि मैं जीवन भर प्रवासी रहा, यानी अपने गांव, अपनी ज़मीन, अपनी भूमि, अपनी जन्मस्थली नहीं लौट पाया, तो मैं प्रवासी ही रहा। मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, और अपने जन्म स्थान या मूल स्थान से बाहर ही रहा तो यदि मैं बाहर रहकर या प्रवास काल में मर जाऊंगा तो लोग मेरी चिता पर 2 फूल डालकर मेरा स्मरण करेंगे। समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल, और समय अपनी गति से निर्बाध लगातार चलता जाएगा और उससे लोग मुझे भी भूल जाएंगे। सुनोगी तुम तो उठोगी हूक, परंतु हे प्रिय, जब तुम इस दुखद अर्थात मेरी मृत्यु का समाचार सुनोगी तो तुम रोने लगोगी, हूक उठोगी, बार बार रोने लगोगी, या हाहाकार मच जाएगा तुम्हारे मन में। मैं रहूँगा सामने पर मूक, मैं केवल तस्वीर में ही तुम्हारे सामने चुप सा रहूँगा। सांध्य नभ में पश्चिमांत समान, और कैसा रहूँगा, संध्याकालीन आकाश की पश्चिम दिशा में जैसे लालिमा छा जाती है, हाथ में तो आती नहीं वो लालिमा, लेकिन लालिमा छा जाती है, वैसे ही उसी तरह मेरे जीवन की करुण कथा का अंतिम समय आ जाएगा। सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, तो तब भी मैं तुम्हारी विरह वेदना को सुनता रहूँगा, और तब भी मुझे तुम्हारा सिंदूर का याद आता, तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल, और मुझे तुम्हारा सिंदूर तथा लगा मस्तक अर्थात तुम्हारा सौभाग्य सूचक एवं अलंकृत मस्तक हमेशा याद आता रहेगा। और यहाँ पर है कवि पूरे ही कविता में कह लीजिए शब्दावली बड़ी तत्संप्रधान है, और वेदना, प्रेम, स्मृतियों को बड़ी उन्होंने अच्छे से बिंब में गूंथा है। अनुप्रास, काव्यलिंग और उपमा अलंकारों का प्रयोग पूरी कविता में हुआ है। धन्यवाद बच्चों, अगला कवि हम कल करेंगे।